नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। अंबाला नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी के ताल ठोकने के बाद समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बलदेव नगर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 2, 3, 4 और 5 के लिए कार्यालय खोला गया। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बलदेव नगर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 2, 3, 4 और 5 के लिए कार्यालय खोला गया है। ऑफिस का उद्घाटन हुआ। अच्छे उम्मीदवार आपके सामने आए हैं। कारपोरेशन के चुनाव में हमें देखना है कि आने वाले समय में इस शहर की उन्नति और तरक्की के लिए, यहाँ की सफाई के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ के पानी की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए और खास तौर पे हमारे नौजवान बच्चों की नौकरियों के लिए क्या प्रावधान हो सकता है। तफसील में नहीं कहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि हम अगले आने वाले 5 वर्षों में कारपोरेशन के जरिए 2000 नौकरियां पक्की लगवाएंगे। रोजगार मिलना एक किस्म का बंद हो गया। आप लोगों ने जो फैसला करना है कि कौन चलाएगा, तो फैसला कैसे करें? कौन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो निस्वार्थ रूप से शहर की सेवा करें, इसके लिए आपको चुनने और फिर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे। 2005 से लेकर 2014 तक जो कार्य हुए हैं और 14 से लेकर आज तक जो कार्य हुए हैं उनका मिलान कर लीजिए। कितने बच्चों को नौकरियां लगी हैं, कितने कार्य हुए हैं, कैसा माहौल है, कैसी शांति है। जब इसका मुकाबला करेंगे, देखेंगे, तोल मोल करेंगे तो पता चलेगा कि कौन लोग हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों को जीत का मंत्र भी दिया और कहा कि सभी का पहला और आखिरी लक्ष्य अपने इलाके का विकास होना चाहिए। कि वो आगे आने वाले समय में आपको, इस शहर के विश्वविद्यालयों को, इस शहर के नौजवान बच्चे और बच्चियों को कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं। IMT का मुद्दा खत्म हो गया था। कुछ अपने ही कुछ लोगों ने, यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया। मेरे साथी ने कहा कि IMT हम लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। वो तो हमारा एक निशाना है जिसकी वजह से बहुत प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेंगे। लेकिन देखना यह है कि आपके शहर की आने वाली जो भविष्य है वो सुरक्षित होना चाहिए उन हाथों में जिनका अपने आप में, अपने लिए करने में कम विश्वास हो, जिनका निस्वार्थ रूप से सेवा करने में ज्यादा विश्वास हो। ये तभी संभव हो सकता है और ये सुनिश्चित आपने करना है। आज के बाद आगे जो मीटिंग होगी मैं उसमें भी अपने विचार रखूंगा। लेकिन एक बात मैं कहने आया हूँ, मेरे साथी यहाँ पे आए हैं, कि ये मत सोचिए यहाँ हमने दफ्तर खोला और हमारा काम खत्म। काम तो भाई शुरू हुआ है। अब अगले 15 दिन, आज 13 तारीख है, 27 को वोटिंग के दिन कौन से बचे? 15 दिन है, 14 दिन बचे। इन 15 दिनों में आप लोगों को, साथियों को मिलकर दिन रात एक करना है। वहीं शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में हरियाणा जनचेतना पार्टी के 14 नामों का ऐलान किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बताया कि हरियाणा जनचेतना पार्टी मेयर पद पर भी उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शहर का विकास करना है और वो उसी सेवा भाव से शहर की सेवा करेंगे जैसे कि पहले से करते आ रहे हैं। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
और किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा का सेशन बुलाएं जिसमें हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। विपक्ष का कोई बात है, हम इसमें नेतृत्व नहीं कर रहे, किसान कर रहे हैं, समर्थन है हमारा पूरा। ऐसा है, इसी वास्ते कोई बयान देना अलग बात है, एक तरफ बयान देते समर्थन कर रहे हैं। इसी वास्ते विधानसभा का आज राज्यपाल जी का है, तुरंत सेशन बुलाएं इमरजेंट, और अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे, पता लग जाएगा कौन किसानों का। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि जो भी विद्यार्थी स्कूल आएंगे वो अपने स्वास्थ्य की जांच करवा करके आएंगे। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर के भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से कई विषयों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कल स्कूल शुरू हो रहे हैं और लगभग 10 लाख लोग जो विद्यार्थी हैं सभी का तो कोरोना टेस्ट करवाना असंभव है, लेकिन वह सभी के लिए जो भी विद्यार्थी या टीचर कल आएंगे तो उनके मेडिकल जांच बोली गई है और जिस पर शक होगा उसका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। इसके अलावा जब स्कूल लगेंगे तो बराबर से हेल्थ डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करता रहेगा, सैनिटाइजेशन होती रहेगी ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि जो बाकी चाहे स्कूल कॉलेज के अलावा संस्थान है, ट्रांसपोर्टेशन है, सभी काम शुरू हो चुके हैं, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए स्कूलों का भी खोलना ज़रूरी है। यदि अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में ना जाए तो वो भी उनकी मर्जी है, केवल वही बच्चे स्कूलों में आएंगे जिनके माँ बाप चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो निगम और कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं सभी जगह भाजपा जीतेगी। पिछली बार भी चुनाव में 5 जो निगम कमिश्नर जो निगम मेयर बने थे वो भाजपा के ही बने थे। इसके अलावा उन्होंने किसान के कृषि मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कोई सोया हाउस है तो जगाया जा सकता है, सरकार ने कानून बनाया है, यदि संशोधन की जरूरत है तो संशोधन किया जा सकता है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। 14 दिसंबर से एक बार फिर स्कूल खुलेंगे। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। छात्रों को मेडिकल प्रमाण पत्र एक साथ लेकर के आना होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि पूरी एहतियात बरतनी होगी। स्कूल 14 दिसंबर यानी सोमवार से खुलेंगे। तमाम विद्यार्थियों को न केवल मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र साथ लाना होगा बल्कि SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र इत्यादि का इस्तेमाल भी अनिवार्य रहेगा। स्कूल महज 10 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे तक लगेंगे और इस दौरान पूरे एहतियात बरतने होंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि महज 10वीं व 12वीं यानी 2 बोर्ड कक्षाएँ ही फिलहाल लगाई जाएंगी। बहरहाल जिस तरह से लगातार स्कूल बंद थे उसके बाद न केवल स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी बल्कि साथ ही साथ कोविड-19 के खतरे भी लगातार कायम थे। ऐसे में अब क्योंकि न केवल परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं बल्कि साथ ही साथ पढ़ाई भी सुचारू प्रकार से शुरू की जानी है, ऐसे में स्कूल लगाए जाने का फैसला विद्यालय शिक्षा विभाग और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। पहले चरण में 10वीं व 12वीं और उसके बाद 1 सप्ताह बाद 9वीं व 11वीं की कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए तमाम तैयारियां विभाग व सरकार के द्वारा मुकम्मल कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। किसान आंदोलन के 18वें दिन राजस्थान के किसानों ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक कर दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर स्थिति क्या है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। बिल वापसी को लेकर किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गुरुग्राम बॉर्डर पर जिस तरह से बंद करने का जो ऐलान किया था उसके बाद अब राजस्थान के मार्फत हरियाणा में एंट्री करने की कोशिश किसानों ने की, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें यहीं रोक दिया गया। हालांकि किसानों ने पूरी तरह से जो जयपुर दिल्ली हाईवे है उसको बंद कर दिया है। हालांकि एक तरफ से ट्रैफिक ज़रूर चल रहा है लेकिन इसके बावजूद जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर
कर दिया है और किसान यहीं बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होती वो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर बैठकर अपना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो जयपुर दिल्ली हाईवे है ये एकमात्र ऐसा हाईवे बचा था जिस पर किसानों ने अभी तक प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से किसानों ने इस हाईवे को भी पूरी तरह से जाम कर दिया है। और यही नहीं, किसानों के साथ जो ट्रेड यूनियन है उनका भी लगातार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो ये एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यही कारण है कि आसपास की जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है। और इसी तरह से जो अलग अलग दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद इसी तरह से ट्रैक्टर के मार्फत जो किसान यहाँ आए थे उन्होंने बाकायदा बीच रोड में ट्रैक्टर लगा दिए हैं और अब यहीं उन्होंने डेरा डाल दिया है। किसानों का ये कहना है कि उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो ये प्रदर्शन यहीं से किया जाएगा और इसी तरह से बैठकर हाईवे पर किसान बैठेंगे। यही नहीं, किसानों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि सुबह जिस तरह से किसान आए थे उसके बाद ज़रूर उन्होंने आगे जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है और यही नहीं, वाटर कैनन टैंक यहाँ रखे गए हैं, आंसू गैस के गोले हैं यहाँ कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि हरियाणा में यदि एंट्री करते हैं तो जो आसपास का आगे का इलाका है वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है और इससे काफ़ी उद्योग को भी नुकसान हो सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से किसानों को यहीं रोक दिया गया है, लेकिन किसानों की तरफ से बाकायदा जो टेंट्स लगाए गए हैं यहीं बैठकर अपना विरोध वो आगे का जताएंगे। और खुद, क्योंकि योगेंद्र यादव आज लगातार जो किसान नेता थे उनसे सुबह से ही बातचीत कर रहे थे और उसके बाद राजस्थान के मार्फत ये सभी किसान दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश की इन्होंने, तो पुलिस ने इनको यहाँ रोक दिया। फिलहाल कोशिश यही है, किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक सभी तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते वो इसी तरह से अलग अलग, जिस तरह से पहले ही 3 अलग अलग इलाकों में दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से वहाँ किसानों ने बैठकर प्रदर्शन किया, पूरी तरह से वहाँ आवाजाही पर किसानों ने पाबंदी लगा दी। अब जो आखिरी हाईवे बचा था उसको भी पूरी तरह से जाम कर दिया है। हालांकि किसानों से बातचीत करने के बाद पुलिस प्रशासन ने एक तरफ का हाईवे ज़रूर खुलाया है, जो दिल्ली से जयपुर तरफ जाने वाले लोग हैं वो यहाँ से जा पा रहे हैं, लेकिन जयपुर से दिल्ली से आने वाले लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे क्योंकि किसानों ने यहाँ अपना डेरा इस वक्त डाल दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। एक तरफ जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 18 दिन से जारी है, वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में किसान केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिन कृषि बिल को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कृषि बिल किसान हितैषी हैं। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ग्रुप हरियाणा के प्रधान गुनी प्रकाश ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिन कृषि कानूनों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये कानून किसानों को आज़ादी देने वाला है। हाँ, हमारा कहना है कि 3 जो कानून है हम उनके हमदर्द है, हम उसके पक्षधर हैं, इसको लागू होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जरूरी वस्तु अधिनियम है उसको रद्द कर देना चाहिए, उसको जो 9 शेड्यूल से निकाल के किसान को आज़ादी होनी चाहिए। किसान अपनी फसल जहाँ मर्जी बेचे, अपनी शर्तों पे बेचे, अपने करे, ताकि किसान को सही आज़ादी मिले। और ये टोहाना के गांवों में राजनेताओं की एंट्री बंद कर दी गई है। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्तों पर पोस्टर चस्पा दिए हैं और लिखा है कि अगर कोई नेता गांव आता है तो वो खुद के लिए जिम्मेदार होगा। गांव फतेहपुरी के किसानों ने गांव में बैठक के बाद राजनेताओं के गांव में एंट्री बैन के पोस्टर गांव में चस्पा कर दिए हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों। सतपाल सिंह ने बताया कि गांव के हर वर्ग के लोगों ने बैठक की, जिसके बाद सर्वसम्मति से किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि किसी भी पार्टी के नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। हमने बैनर लगाए हैं गांव के अंदर, तो उसमें क्या है कि सभी पार्टियों का बहिष्कार किया हमने गांव का, पूरे गांव का इकट्ठ किया गुरुद्वारा साहब में, तो उसमें मता पास किया गया। मौजूद आदमी सभी उसमें शामिल थे और हमने उनसे पूछा कि इस बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने यही बताया कि अच्छा ही है,
कि लगाओ, बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ कोई भी नेता नहीं खड़ा हुआ है किसान के साथ, चाहे वो जेजेपी से हो, चाहे बीजेपी से है, चाहे कांग्रेस से है, चाहे इनोले से है। आज किसान के साथ कोई भी पार्टी नहीं खड़ी है। तो इसलिए हमने पूरे गांव ने ये फैसला लिया कि गांव के अंदर किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर कोई राजनेता गांव के अंदर हमारे आता है तो उसके जान माल के नुकसान का कोसली में अंडरपास बनवाने को लेकर सांकेतिक धरना शुरू किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने को समर्थन दिया है। धरना पर बैठकर पूर्व कमांडेंट ओम प्रकाश यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि लोगों को रेलवे लाइनों से होकर के बाजार जाना पड़ता है, जिसमें जोखिम भरा काम होता है। उनका ये भी कहना है कि 2 साल से अंडरपास बनाने की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने भी 5 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन फिर भी रेलवे विभाग अंडरपास बनाने की मंजूरी नहीं दे पाया है। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया है। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उनसे मिलने अस्पताल में ना आए। स्वास्थ्य मंत्री के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करेगी। प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से मनोहर सौगात मिलने जा रही है। करनाल में ड्राइवर एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस सेंटर में भारी और मध्यम के साथ हल्के वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेंटर के बनने से प्रदेश के सभी जिलों, खास करके करनाल, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के युवाओं को फायदा होगा। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट 9.25 एकड़ में बन रहा है और इसके निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि CSR नीति के तहत होंडा कंपनी के सहयोग से इसे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च का कार्य भी किया जाएगा। आपको बताएं कि अत्याधुनिक सुविधाओं का ये प्रदेश का अपनी तरह का पहला इंस्टीट्यूट होगा। करनाल में एक IDTR सेंटर जो बन रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, उसमें लगभग 70% कार्य तो पूरा हो गया है। कोरोना की वजह से बीच में कार्य रोक दिया गया था, अब दोबारा से कार्य शुरू कराया गया है। लगभग 9.25 एकड़ ज़मीन पे ये बलडी बाईपास पे जो नया बस स्टैंड बना है उसके पीछे की तरफ ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इसमें लगभग 20 करोड़ की लागत आई है और होंडा कंपनी के द्वारा, होंडा मोटर्स के द्वारा इसको CSR एक्टिविटी के तहत बनाया जा रहा है। इसका लगभग 70% काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी कार्य भी अब तेज़ी से हम जल्दी पूरा। पानीपत में 20 साल बाद ABVP का 52वां अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन समारोह में प्रदेश भर से आए छात्र और छात्राओं ने एक दूसरे से मिलकर के उनके ज्ञान हासिल किया। इस अधिवेशन में शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं के प्रस्ताव को पारित कर सरकार के समक्ष भेजा गया। ABVP के 52वें अधिवेशन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रमेश चंद्र कोहाड़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिवेशन से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। यदि छात्र साइंटिफिक तरीके से काम करे तो देश के विरुद्ध काम करने वालों के साथ काम नहीं करेगा और देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। मौके पर पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने भी लंबे समय तक काम किया है। 2004 से उन्होंने निरंतर काम किया है। उन दिनों को याद करने का मौका मिला है। चरखी दादरी में पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के चालान काटे हैं और लोगों को कोविड-19 नियमों की पालना करने के लिए भी जागरूक किया है। मास्क न लगाने वालों के प्रति चरखी दादरी पुलिस अब गंभीर होती दिखाई दे रही है, सख्त होती दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में न केवल दुपहिया वाहनों पर सवार बल्कि बाजारों में जाने वाले और साथ ही साथ अगर बात करें बसों में सवार होकर जाने वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होकर जाने वाले लोगों के भी पुलिस के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद न केवल सूबे की सरकार बल्कि साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमा, पुलिस व प्रशासन भी पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहे हैं। लोगों को समझाने बुझाने के लिए, लोगों को मास्क इत्यादि के प्रयोग के प्रति जागरूक करने के लिए ही यह मुहिम चलाई गई है। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम शशि वसुंधरा ने घोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं द्वारा वोट बनवाने, कटवाने, संशोधन करने के जैसे मामलों में कोई दिक्कत न हो, इसके बारे में जानकारी ली। सिरसा के सभी गांवों और शहरों के बूथों पर बीएलओ की तरफ से नए वोट बनाने और संशोधन के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी सभी जगहों पर बीएलओ ने नए वोट बनाए। नए वोट बनवाने के लिए युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं, जो अगले चुनाव के दौरान अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। नए वोट बने हैं और अब हम भी वोट डाल सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अब सभी युवा नागरिक को वोट देना चाहिए और अपनी सरकार चुननी चाहिए। वोट बनने के बाद हम अच्छी सरकार चुन सकते हैं, वोट डालने का अधिकार मिल सकता है और आजकल की जो पीढ़ी है उन्हें भी वोट बनवाने का पूरा अधिकार है। यहाँ जैसे कि बैठे हुए हैं, बूथ बनाए गए हैं, तो युवा हैं और जैसे आ ही रहे हैं लगातार, उनके अंदर बहुत उत्साह है कि हम वोट बनवाएंगे और पहली बार वो वोट डालेंगे। ज़्यादातर आ रहे हैं, ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई मतलब उन्होंने करेक्शन करवानी होती है, तो वो भी लोग आ रहे हैं, नए बनवाने के लिए भी आ रहे हैं। और जैसे किसी ने कहीं यहाँ से शिफ्ट करवा के दूसरी जगह बनवाना है। फिलहाल 22 जिलों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।